ऊंचाइयों को छूने के लिए सपने देखना भी है जरूरी। हर इंसान की फितरत हसीन, रंगीन और मीठे ख्वाब देखने की होती है। परियों की दुनिया और सात समंदर पार के नज़ारों के ख्वाबों में लोग न जाने क्या क्या देखते और सोचते हैं। देहात में रहने वाले युवक शहर में जाकर बसने की तमन्ना रखते हैं। दूसरी ओर शहर की युवा पीढ़ी चांद पर जाने की तमन्ना रखती है। एक मध्यम वर्गीय बच्चा भी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के टीवी शो में जाकर करोड़पति बनने के ख्वाब को सच करना चाहता है। एक साधारण सी परिवार की बच्ची मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का सपना मन में संजोए रहती है। यहां तक कि बड़े बूढ़े भी अपने जीवन के आखिरी पलों में ख्यालों की दुनिया में न जाने कहां कहां घूमते रहते हैं। छोटा नेता बड़े पद की आस में और बड़ा नेता मंत्री पद की लालसा को हर समय अपने ख्वाबों में पाले रखता है। बच्चे पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अफसर बनने के सपने बुनते रहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को कामयाबी के शिखर पर देखने का खूबसूरत ख्वाब पाले रहते हैं। सचमुच कितनी हसीन है ये सपनों और ख्वाबों की दुनिया। जो चीज एक आम आदमी जीवन में कभी हासिल नहीं कर सकता, उसको कुछ पल के लिए ही सही लेकिन ख्वाबों की दुनिया में भरपूर रंग में जी लेता है। फिल्मों एवं टीवी के प्रोग्राम देखकर हर युवा अपने आप को सुपरस्टार समझने लगता है। वो पर्दे पर किसी कलाकार की जगह अपने आप को नाचते और झूमते देखता है। यहां एक छोटी सी मजाक की बात याद आ गई जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। एक लड़की रोज रात को रंगीन चश्मा लगाकर सोती थी। एक दिन किसी बुजुर्ग ने इसका कारण पूछा तो उसने बड़े ही भोलेपन से कहा कि इससे मैं रोज रात को रंगीन सपने देखती हूं। रोजमर्रा की परेशानियों से भरी जिंदगी, दो वक्त की दाल रोटी कमाने की कड़वी सच्चाई को कुछ पल के लिए भुलाकर ही सही, हर कोई व्यक्ति कुछ पलों के लिए ही सही रंगीन सपनों में खोना पसंद करता है। खासतौर से अगर गुजरे जमाने की कुछ पुरानी मीठी यादें साथ हों तो मन को एक अनोखा सा सुकून मिलता है। ख्यालों में खोए खोए ये तो पूरा लेख ही बन गया। यहां मैं इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ूंगा कि आप लोगों की तरह मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैं एक चोटी का लेखक बन सकूं। मेरे लिखे हुए लेख बड़े बड़े समाचार पत्रों में छपें और हर पाठक उनकी जी भरकर तारीफ करे। काश मैं भी कोई नेता या अभिनेता होता या मेरे पिता कोई मंत्री होते तो मेरे यहां भी प्रेस वालों का हर समय तांता लगा रहता। जब कभी मेरी कोई पुस्तक छपकर बाजार में आती तो उसका विमोचन करने के लिए लोगों में होड़ सी लग जाती। लेकिन ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। आपकी तरह मेरा भी ये एक हसीन ख्वाब ही है। जिंदगी की हकीकत से उनका दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन कहने वाले फिर भी कहते हैं कि आदमी को ख्वाब हमेशा देखते रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आदमी अपने जीवन में नहीं पा सकता उन पलों को वो अपने ख्वाबों में जी लेता है। लगातार ख्वाब देखने वालों का साथ कुदरत भी देती है और उन्हें पूरा करने का कोई ना कोई जरिया निकाल ही देती है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए सपनों का देखना भी बहुत अहमियत रखता है। हर इंसान को जीवन तो एक ही बार मिलता है। कुछ लोग मेहनत से घबराकर अपने शरीर को ज्यादा कष्ट देने में विश्वास नहीं रखते और जो कुछ भी भगवान भरोसे मिल जाता है उसे अपना नसीब मानकर पूरा जीवन गुजार देते हैं। कुछ मेहनती लोग सिर्फ हवाई किले न बनाकर अपना सारा जीवन संघर्ष में लगा देते हैं। देखते ही देखते ऐसे लोग दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि जो लोग जीवन में बुलंदियों को छू लेते हैं उनके पास भी हमारी तरह का ही जीवन होता है, लेकिन वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जज्बा रखते हैं। काश ये जोश हर भारतीय में, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी में आ जाए तो हमारा देश भी दुनिया के तमाम विकासशील देशों में अव्वल नंबर पर होता। बहरहाल जॉली अंकल की तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि वो आप सबके जीवन के सारे ख्वाब पूरे करें और आप सबकी दुआओं से हमारा
हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का छोटा सा ख्वाब भी पूरा हो सके। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जो सपनों को साकार करना चाहते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। प्यार का राग। देर रात तक जब खन्ना साहब का बेटा अर्पण घर नहीं आया तो उन्होंने पत्नी को उसे फोन करने को कहा। कई बार फोन मिलाने के बाद बेटे ने जवाब दिया कि दफ्तर में काफी देर हो जाएगी, इसलिए मैं रात को घर नहीं आ पाऊंगा। खन्ना साहब सोचने लगे कि हमारे बेटे ने यह क्या अजीब सा दस्तूर शुरू कर दिया है कि हर हफ्ते कई कई दिन घर ही नहीं आता। खन्ना जी की बेटी ने कहा कि अगर मोटी तनख्वाह पानी है तो यह सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगले दिन अर्पण ने घर आते ही खुशखबरी देते हुए बताया कि कंपनी वालों ने उसे एक फ्लैट, कार और वेतन में अच्छी वृद्धि दी है। खन्ना जी की पत्नी ने कहा कि हमारा घर तो यहां दिल्ली में है, तू वहां गुड़गांव में फ्लैट लेकर अकेला क्या करेगा। अर्पण ने मां को समझाते हुए कहा कि रोज कई घंटे तो आने जाने में बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए मैंने अब यह तय किया है कि मैं सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही घर आया करूंगा। बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही मां के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने बेटे को अपनी बाहों में लेते हुए कहा कि तू अभी शायद न समझे, लेकिन मां बाप के लिए सबसे कष्टदायक दिन वो होता है जब उनका लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है। वैसे अगर तूने अलग ही रहना है तो फिर तू जल्दी से शादी कर ले। अर्पण ने मन में सोचा कि आज यही मौका है जब अपने दिल की बात इन लोगों को बता दी जाए। उसने कहा कि आप मुझे गलत मत समझना, परंतु आप मेरी शादी का विचार मन से निकाल दें। शादी करके परिवार बसाने वालों को परेशानियों के सिवाय मिलता ही क्या है। मां ने हैरान होकर कहा, तो क्या सारी उम्र कुंवारा रहेगा क्या? आप बिल्कुल चिंता मत करो मां, अर्पण ने कहा। मेरे दफ्तर में एक लड़की मेरे साथ काम करती है और हम दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना तय किया है। श्रीमती खन्ना ने कहा, यह तो किस नई बीमारी का नाम ले रहा है? आखिर ये लिव इन रिलेशनशिप होती क्या भला है? खन्ना साहब की बेटी ने मां को बताना शुरू किया कि यह नए जमाने का चलन है जो अब हमारे समाज में भी भैया जैसी सोच रखने वालों के कारण कामयाब हो रहा है। आज की नई पीढ़ी शादी करके परिवार की जिम्मेदारी से बचने के लिए बिना विवाह किए एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। लेकिन बेटी, कोई भी मां बाप अपने बच्चों को इस तरह रहने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? अर्पण ने कहा कि मां, इसमें बुराई ही क्या है? जमाने में सब कुछ बदल रहा है, यह भी आज के जमाने का एक हिस्सा है। इससे पहले कि खन्ना साहब अपने बेटे से इस बारे में कुछ कहते, अर्पण का एक दोस्त आ गया। सारे माहौल को समझने के बाद उसने अर्पण से कहा, तू ये जो प्यार का राग अलाप रहा है, ये कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है, परंतु जिस दिन इसका नशा कम होगा तो खुद ही इससे छुटकारा पाने के लिए हाथ पैर मारता दिखाई देगा। सदियों से हमारे बुजुर्गों ने जो शादी की प्रथा बनाई है, उससे इस पवित्र रिश्ते को समाज का सम्मान और मान्यता मिलती है। अर्पण ने अपने दोस्त पर जहर उगलते हुए कहा कि तू तो पढ़ा लिखा है, तू भी गंवारों जैसी बात कर रहा है। उस दोस्त ने कहा कि तू तो बहुत होशियार है, तो मुझे एक बात बता कि यदि तेरी बहन भी बिना विवाह किए किसी के साथ जाकर रहने लगे तो तुझे कैसे लगेगा? अर्पण ने कहा कि यह उसका निजी मामला है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कि तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना और बता दे कि आज मां बाप के जिस प्यार को लात मारकर तू अलग रहने की बात कर रहा है, उन्होंने यदि तुझे 25 साल तक प्यार से नहीं पाला होता तो क्या तू इस मुकाम पर पहुंच सकता था जहां आज तू खड़ा है? आज तू उस लड़की को पसंद करने लगा है, इसलिए तुझे इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। अपने घर वालों के सारी उम्र के एहसान और अच्छाइयां सभी कुछ एक पल में भूल गया है। आज अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय हम सभी को दोषी ठहरा रहा है। खन्ना जी ने अपना गुस्सा पीते हुए भारी मन से अर्पण को कहा कि मैं तुझे जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस खेल का अंत होगा उस दिन तुझे समझ आएगी कि जो मौज मस्ती और तनाव मुक्त जिंदगी का सपना पाने के लिए तू सब कुछ छोड़कर निकला था, ना तो तुझे वो जिंदगी ही मिली, उल्टा समाज से भी नाता टूट गया। बेटा, जिस दिन तेरा ये सपना टूटेगा उस दिन इतनी बड़ी दुनिया में तू बिल्कुल अकेला हो जाएगा। अभी चाहे तू कुछ भी कह ले, लेकिन दुनिया में अभी तक कोई भी इतना बड़ा धनवान पैदा नहीं हुआ जो समाज को ठुकरा कर जी सका हो।
अर्पण ने पापा से कहा कि आप चिंता मत करो, मैं कभी भी मदद के लिए आपके पास नहीं आऊंगा। आप शायद ये नहीं जानते कि रिश्ते पैसे से नहीं, प्यार से निभते हैं। जॉली अंकल ढोंगी प्यार का राग अलापने वालों को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे रिश्ते प्यार निभाने के लिए नहीं, सिर्फ मतलब निकालने के लिए ही बनाए जाते हैं। इंसान प्यार करने के लिए और चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। परंतु आजकल लोग चीजों से प्यार और इंसानों को इस्तेमाल करने लगे हैं। छोटी सी भूल। ज्ञान प्रकाश जी आज तकरीबन 35-40 साल बाद अपने पोते के साथ शहर से पैतृक गांव जा रहे थे। रास्ते में पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी को रोककर चालान कटवाने को कहा। ज्ञान प्रकाश जी ने कहा कि भाई, हमसे क्या भूल हो गई है। पुलिस वाले ने अपनी भाषा में डांटते हुए कहा कि अब तुम गलती नहीं करोगे तो हम चालान काटने के लिए तुम्हारी गलती का इंतजार करते रहेंगे क्या। जैसे तैसे इस किस्से को निपटाकर गांव की जमीन पर कदम रखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके पोते ने थोड़ा हैरान होकर अपने दादा से कहा, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप बच्चों की तरह क्यों रो रहे हैं। ज्ञान प्रकाश जी ने आंखें साफ करते हुए कहा, बेटा, मेरा सारा बचपन इस गांव की मिट्टी में खेलते हुए बीता है। पोते ने कहा, तो फिर क्या हुआ, आप तो बहुत हिम्मत रखते हो, आप जैसे इंसान की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बातचीत करते करते ज्ञान प्रकाश जी की नजर सामने लगे हाई स्कूल के बोर्ड पर पड़ गई। चंद पल उसे अच्छे से निहारने के बाद ज्ञान प्रकाश जी ने अपने पोते से कहा कि बेटा, मैंने अपने स्कूल की सारी पढ़ाई इसी स्कूल से की थी। मैं जब इस स्कूल से पढ़ाई पूरी करके निकला था तो उस समय कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा इस गांव में इतने अरसे तक आना ही नहीं होगा। यदि तू बुरा न माने तो कुछ देर इस स्कूल के अंदर घूम आए। पोते ने कहा, लेकिन अब आपको यहां कौन पहचानता होगा, खामखा अंदर जाकर समय बर्बाद करने वाली बात है। ज्ञान प्रकाश जी ने कहा, एक बार अंदर जाकर स्कूल देखने का बहुत मन कर रहा है। दादा के कहने पर उनका पोता उन्हें अंदर ले गया। ज्ञान प्रकाश जी थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद सीधा प्रिंसिपल के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजे पर चपरासी ने रोकते हुए कहा कि साहब अभी मीटिंग में हैं, आप थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने चपरासी को कहकर उन्हें अंदर आने को कहा। ज्ञान प्रकाश जी ने अपना परिचय देने के साथ बताया कि समाज की बेहतरी के लिए कहानियां और अनेक किताबें लिख चुका हूं। प्रिंसिपल ने कुछ मशहूर पुस्तकों के नाम लेकर जब पूछा कि क्या ये सब आपकी ही लिखी हुई हैं? ज्ञान प्रकाश जी के हां कहते ही प्रिंसिपल साहब अपनी कुर्सी छोड़कर उनके पैर छूने के लिए आगे आ गए। ज्ञान प्रकाश जी ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप जैसे अध्यापक को यहां देखकर सच में मन बहुत खुश हो गया। प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर ज्ञान प्रकाश जी से कहा कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस महान लेखक की पुस्तकें हम बरसों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस महान लेखक से अचानक इस तरह से मुलाकात हो जाएगी। इतनी देर में चाय नाश्ता आ गया। चाय पीते पीते प्रिंसिपल ने ज्ञान प्रकाश जी से कहा कि आपकी किताबों को एक नजर देखते ही कोई भी कह सकता है कि आपने जिंदगी को बहुत ही करीब और अच्छे से समझा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ज्ञान प्रकाश जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि आपके मन में जो कोई भी शंका हो, आप खुलकर मुझसे बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जो हमें चैन से नहीं रहने देती। बिना एक पल की देरी किए ज्ञान प्रकाश जी ने प्रिंसिपल साहब को कहना शुरू किया कि जाने अनजाने में हमसे हुई हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमें जीवन में सबसे अधिक परेशान करती हैं। हम लोग अक्सर ये भूल कर बैठते हैं जब हम ये मानने लगते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, बाकी सारी दुनिया तो बेवकूफ है। जबकि असलियत तो ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो।
इसी के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर जानता है। आमतौर पर हम एक और बड़ी भूल ये करते हैं कि हम किसी भी बात को आधा अधूरा सुनते हैं, उसके चौथाई हिस्से को भी ढंग से नहीं समझते और उस बात पर बिना विचार किए झट से अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अब प्रिंसिपल साहब ने कहा कि इस परेशानी से बचा कैसे जा सकता है। ज्ञान प्रकाश जी ने अपना ज्ञान का खजाना खोलते हुए कहा कि भूल छोटी हो या बड़ी, उसे सुधारने का एकमात्र तरीका यही होता है कि उस विषय के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए। वैसे सही समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं। इतना तो आपने भी देखा होगा कि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने तक समय निकल जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की भूल मत करो, क्योंकि जब तक आप ऐसा करते रहोगे उस समय तक आप किसी दूसरे की भूल तो क्या, अपनी भूल भी नहीं सुधार पाओगे। ज्ञान प्रकाश जी से ज्ञान की झलक पाने के बाद जॉली अंकल को तो यही ज्ञान समझ आ रहा है कि उम्र भर यही भूल हम करते रहे। धूल तो थी चेहरे पर और हम आईने को साफ करते रहे। गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। नया घर। नौकर ने आकर शमशेर सिंह को बताया कि कोई आपसे मिलने आया है। शमशेर सिंह ने दरवाजे की ओर देखा तो उनके दफ्तर का एक साथी मिठाई का डिब्बा और निमंत्रण पत्र हाथ में लिया खड़ा था। अपने मित्र से बातचीत करते हुए मालूम हुआ कि उसने अपना नया घर बनाया है और उसी के लिए न्योता देने आया है। शमशेर सिंह ने अपना दिल खोलते हुए उससे कहा कि मैं भी अगले साल रिटायर हो रहा हूं, लेकिन मैंने तो अभी तक अपना घर बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। इनके बेटे और बहू ने कहा कि हम तो आपसे कई बार कह चुके हैं कि आप भी जल्दी से अपना एक नया घर बना लो। जब तक आप नौकरी में हो तब तक घर बनाने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद तो कई लोग टांग अड़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं। शमशेर सिंह ने अपने बेटे से कहा कि आजकल घर बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। बेटे ने झट से कह दिया कि आप एक बार आवाज तो करके देखो, बैंक वाले घर आकर कर्ज दे के जाएंगे, आपको किसी प्रकार की जोड़ तोड़ करने की जरूरत ही नहीं। इसी बात को लेकर इनकी पत्नी ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। भोले भाले शमशेर सिंह जी अपनी पत्नी और बच्चों को खुशियां देने के लिए उनकी इस मांग के आगे झुक गए। अगले दिन से ही बेटे ने कुछ लोगों से सलाह मशवरा करते हुए घर बनवाने का काम शुरू करवा दिया। घर बनाने के लिए बैंक से मोटा कर्ज भी शमशेर सिंह ने लेकर अपने बेटे को दे दिया। जैसे जैसे शमशेर सिंह का सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आने लगा, बेटे ने काम और तेज करवा दिया ताकि सरकारी बंगला छोड़कर सीधे अपने घर में ही प्रवेश किया जा सके। एक दिन अचानक बैठे हुए शमशेर सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि हम लोग कई सालों से घूमने नहीं गए। अगर तुम चाहो तो रिटायर होने से पहले हम सरकारी खर्चे पर घूमने जा सकते हैं। बहू और बेटे ने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जब तक आप लोग घूम फिर कर वापस आओगे तब तक घर भी बनकर तैयार हो जाएगा। उसने झट से एक ट्रैवल एजेंसी से कहकर इनका बढ़िया सा घूमने का प्रोग्राम बना दिया। टूर के दौरान बहू बेटे से घर बनने के बारे में लगातार बात होती रही। कुछ समय बाद जब शमशेर सिंह अपना टूर पूरा करके वापस आए तो अपने आलीशान घर को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। अच्छे से सारे घर को निहारने के बाद उन्होंने घर में प्रवेश किया। घर की खूबसूरती देखने के बाद शमशेर सिंह जी ने पूछा कि हमारा कमरा कौन सा है। बेटे ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, सारा घर आपका ही है, आप अलग से कमरे की क्या बात कर रहे हैं। बहू ने जब खाना खाने के लिए कहा तो शमशेर सिंह जी ने कहा कि मैं काफी थका हुआ हूं, पहले जरा नहा लूं, फिर आराम से खाना खाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जरा हमारा सामान हमारे कमरे में रखवा दो। इतना सुनते ही शमशेर जी का बेटा फोन का बहाना बनाकर बाहर निकल गया। बहू भी कमरे के नाम पर टाल मटोल करने लगी। शमशेर सिंह की पत्नी ने कहा कि क्या बात है, परेशान क्यों हो रही हो।
बहू ने घर के ड्राइवर को बुलाकर इशारे से कहा कि इनका सामान घर के पीछे बने हुए कमरे में ले जाओ। इतना सुनते ही शमशेर सिंह और उनकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहू ने सफाई देते हुए कहा कि असल में जो कमरा आपके लिए बनवाया था उसमें आपके बेटे ने अपना दफ्तर बना लिया है। इस वजह से आपके लिए घर के पीछे अलग से एक कमरा बनवाना पड़ा था। सारी उम्र शान शौकत के साथ सरकारी बंगले में राज करने वाले शमशेर सिंह जी चुपचाप घर के पिछवाड़े में नौकरों के लिए बने हुए कमरे में रहने के लिए चले गए। कमरे में दाखिल होते ही शमशेर सिंह की पत्नी ने उनसे कहा कि मैं सारी जिंदगी आपको समझाती रही हूं कि इतने नम्र मत बनो, नहीं तो एक दिन यह दुनिया आपको खा जाएगी। ये आपके सीधेपन का ही नतीजा है कि आज आपके अपने बहू बेटे आपको इस तरह से नचा रहे हैं। शमशेर सिंह ने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, लगता है तूने वो कहावत नहीं सुनी कि अगर कोई आपका दिल दुखाए तो उसका बुरा मत मानो, क्योंकि यह कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं उसी को सबसे अधिक पत्थर लगते हैं। शमशेर सिंह जी के धैर्य को सलाम करते हुए जॉली अंकल उनके बेटे और बहू को बताना चाहते हैं कि माँ बाप तो वो अनमोल नगीने होते हैं जो हमें मुफ्त में मिलते हैं, मगर इनकी कीमत का उस दिन पता चलता है जब ये खो जाते हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार छल कपट करके अपने माता पिता से उनका नया घर छीना है, उसके बदले में आज से ही सावधान हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द आपका भी नया घर कोई ना कोई आपसे छीन सकता है। सब्र एक ऐसा यंत्र है जो आपको सारी उम्र ना तो नजरों में और ना ही किसी के कदमों में गिरने देता है। फालतू बातें। कई दिनों के बाद रेनू की सहेली उससे मिलने के लिए उसके घर आई। रेनू ने अपने नौकर भोंदू को आवाज देकर कहा कि आज मेरी सहेली बहुत दिनों के बाद आई है, जरा बढ़िया सी चाय और नाश्ता बनाकर ले आओ। भोंदू चाय की ट्रे मेज पर रखने के साथ ही बोल पड़ा कि मैडम जी, आपसे एक बात पूछनी है। रेनू ने कहा, हां बोलो, क्या कहना चाहते हो? मेरे मन में कई दिन से यह सवाल उठ रहा है कि हवाई जहाज जहां से आते जाते हैं उस जगह को हवाई अड्डा कहते हैं, जहां से सारी बसें इधर उधर आती जाती हैं उस जगह को बस अड्डा कहते हैं, फिर जहां से रेलगाड़ियां आती जाती हैं उस जगह को रेल अड्डा क्यों नहीं कहते? रेनू ने कहा कि तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुकी हूं कि मेरे साथ इस तरह की फालतू बातें मत किया करो, लेकिन न जाने तुम्हें कब समझ में आएगी। रेनू की डांट खाकर भोंदू तो वहां से चला गया, परंतु रेनू की सहेली ने कहा कि बात चाहे फालतू की लगती है, लेकिन बात गौर करने लायक जरूर है। रेनू ने कहा कि तू भी कमाल कर रही है, एक नौकर की फालतू सी बात पर गौर करने को कह रही है। मेरी बहना, आलतू फालतू की बातें करने के बजाय इंसान को चाहिए कि जब भी समय मिले वो चाहे छोटे छोटे विचारों का आदान प्रदान करे, परंतु वे सदा रचनात्मक होने चाहिए। चाय पीने के साथ साथ रेनू ने सहेली से पूछा कि तुम बताओ कि आज मेरे यहां कैसे आना हुआ। सहेली ने कहा कि मैं तुम्हारे पति के बारे में कुछ बात करने आई हूं। मोहल्ले में कुछ लोग उनके बारे में बहुत ही अजीब बातें कर रहे हैं। रेनू ने कहा कि जो कुछ तुम कहने आई हो, क्या वो बात बिल्कुल सच है? सहेली ने कहा कि सच्ची बात तो यह है कि मैं इस बारे में ठीक से कुछ कह नहीं सकती कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इधर उधर से सुना है। इसी के साथ रेनू ने अपनी सहेली से पूछा कि जो बात तुम कहना चाहती हो, क्या वो मेरे लिए अच्छी है? क्या उस बात से मेरा कुछ भला होगा? क्या उस बात में कुछ ऐसा है जिससे मुझे कुछ मुनाफा हो सकता है? ये सब कुछ सुनने के बाद रेनू की सहेली चकित होकर उसे देखने लगी। जब रेनू ने फिर से अपने सवाल दोहराए तो उसने कहा कि न तो ये बात अच्छी है और न ही इससे तुम्हारा कुछ भला होने वाला है। अब रेनू ने कहा कि उस बात को करने का क्या फायदा जिसमें किसी का भी हित ना हो। जो बातें दूसरों के लिए सिर्फ परेशानी और सिर दर्द का कारण बने, उन्हें कभी भी अहमियत नहीं देनी चाहिए। रेनू की सहेली उसमें इतना बड़ा बदलाव देखकर बहुत हैरान हो रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि कल तक हर समय मौज मस्ती और शरारत करने में सबसे आगे रहने वाली रेनू में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया।
जब उससे नहीं रहा गया तो उसने रेनू से इस बारे में पूछ ही लिया। रेनू ने उसे बताया कि दिन में जब घर का काम निपटाकर वो खाली हो जाती थी तो पहले मैं भी सास बहू और घर में किस तरह से एक दूसरे की टांग खींची जाए वाले टीवी प्रोग्राम देखती थी। फिर कुछ दिन एक महापुरुष के प्रवचन सुने। उनकी बातें मन को अंदर तक छू गईं। अब तो धीरे धीरे ये मेरा स्वभाव ही बन गया है कि फालतू की बात करने के बजाय कुछ अच्छा और नेक काम किया जाए। रेनू की सहेली ने कहा कि औरतों को तो अक्सर आदत होती है कि जब तक दो चार लोगों की निंदा और चुगली न कर लें उस समय तक उनको खाना भी हजम नहीं होता। एक औरत होते हुए तुम खुद को इन सब चीजों से कैसे दूर रख पाती हो? रेनू ने अपनी सहेली से कहा कि ना तो यह कोई मुश्किल काम है और ना ही इसमें कोई मंत्र सीखने की जरूरत होती है। किसी की भी निंदा करने से बचने का एक ही तरीका है कि दूसरों की कमियां ढूंढना छोड़ दो। हमारा अच्छे काम करना और अच्छा सोचना उस समय बेकार हो जाता है जब हम फालतू की बातें करके दूसरों की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बातें करने और मीठा बोलने में हमारी एक कौड़ी भी खर्च नहीं होती, इसलिए हमें सदा कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ प्रेम युक्त, मधुर व सत्य बात ही बोलें। रेनू की सहेली ने कहा कि जो बातें तुम इतनी आसानी से कह रही हो उनको जीवन में अपनाना मुमकिन है। रेनू ने कहा, चल तेरी इस बात का जवाब जॉली अंकल से पूछ लेते हैं कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर वो बोले कि मैं कोई विशेषज्ञ तो हूं नहीं, परंतु मेरी राय में जो इंसान लगातार प्रयास करते रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते, वो एक दिन न सिर्फ मानव जाति का भला सोचते हुए मधुर वाणी बोलने लगते हैं, बल्कि फालतू बातों से बचते हुए अपने कीमती समय को भी बर्बाद होने से बचा लेते हैं। जिंदगी सिर्फ उन्हीं को इनाम देती है जो फालतू बातों को छोड़कर अपने काम को पूरी लगन से करते हैं।